So let's take all the questions one by one. You tell me if you know the answers. अगर आंसर्स आ रहे हैं so give me that. इसमें ABCD का सीक्वेंस नहीं है, but consider the sequence as ABCD only. तो जैसे आप लिख रहे थे, मेंशन कर रहे थे, एग्जैक्टली वैसे ही ABCD के फॉर्म में आप आंसर कर सकते हो. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि यहाँ पे बोलना क्या है. Okay, Vaishnavi is saying question number 27B. Okay, Bhavya, which one? Question number 26, you mean? 26 का C? Yes, ma'am. Okay. Okay, these questions are tough. That's why I have taken these questions. Let's see कि कितना आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि कुछ नए points हैं जो हम discuss कर लेंगे while getting to know about all the questions and answers. Question number 28A. Okay. चलो क्वेश्चन नंबर 26 में पहले डिस्कस कर लेती हूँ. इम्यूनोसप्रेसेंट्स का मीनिंग क्या है? किसी की भी बॉडी में अगर आर्टिफिशियल केमिकल इंजेक्शंस की वजह से और ड्रग्स की वजह से अगर उस पर्सन की रेगुलर इम्यूनिटी से कम लेवल पे अगर सप्रेस हो जाए, दैट इज दोज काइंड ऑफ ड्रग्स आर इम्यूनोसप्रेसेंट्स. अब वो कह रहे हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे कौन सा ऐसा ड्रग दिया जाता है ताकि हमारा जो बॉडी है या जो भी पेशेंट का बॉडी है वो उस नए ऑर्गन को रिजेक्ट ना करने लगे. क्योंकि ऐसा होता है जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है तो जो भी न्यू ऑर्गन है वो फॉरेन बॉडी की तरह इस्तेमाल किया जाता है और उस पेशेंट की बॉडी उस ऑर्गन को, इवन दो वो ऑर्गन बहुत काम का है, स्टिल उसे रिजेक्ट करना शुरू करती है. सो हियर द राइट आंसर इज बी. डी, साइक्लोस्पोरिन इज अ ड्रग जो यूज किया जाता है एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट. ये कहाँ यूज करते हैं? नॉट ओनली इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, लिख लो कहीं पे या समझ लो. कैंसर पेशेंट्स को भी दिया जाता है, जो ल्यूकेमिया जिनको होता है यानी ब्लड कैंसर, तो उनके बॉडी में क्या करना होता है? हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है. देन बोन मैरो रिप्लेसमेंट करना होता है, क्योंकि कभी कभी बोन मैरो कैंसर भी हो जाता है. तो ऐसी चीजों में, ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन का जब कीमोथेरेपी होता है तो कीमोथेरेपी के साथ साथ साइक्लोस्पोरिन भी दिया जाता है एज वन ऑफ द कीमोथेरेपिक ड्रग. थ्रोम्बिन आई थिंक आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, बट ये प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं एज अ हार्मोन जब कोएगुलेशन करना होता है तब. एस्पिरिन क्या है? अगर नाम बहुत बार सुना है, एक्चुअली एस्पिरिन एंटी कोएगुलेंट यानी जो ब्लड को थिन करता है, जो कोएगुलेशन को करने से रोकेगा, यानी थ्रोम्बिन के काम का जो उल्टा करेगा, दैट इज एस्पिरिन. ये ड्रग है जो हमने सिंथेसाइज किया, ये नेचुरली अकरिंग नहीं है.
So right answer is B. Question number 27 and question number 28 is correct. Thymus मेन ग्लैंड है. थाइमस एग्जैक्टली क्या करता है? इफ यू कैन रिकॉल, थाइमस इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. जब हम छोटे थे एज अ इन्फेंट, तो जैसे ही आप न्यू वर्ल्ड में आते हो, न्यू एनवायरमेंट में आते हो, देयर आर सर्टेन थिंग्स जिससे हमारी बॉडी फाइट करती है. दोज आर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स. उनसे लड़ने के लिए जो सबसे पहला इम्यूनिटी बिल्ड होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द थाइमस ग्लैंड. और ये धीरे धीरे एज के साथ श्रिंक होने लगता है एंड एट द ओल्ड एज वो सबसे लोएस्ट स्मॉलेस्ट साइज पे आ जाता है. दैट्स व्हाई ओल्ड पीपल आर प्रोन टू गेट मोर एंड मोर डिजीजेस. चाहे वो ऑटो इम्यून हो, चाहे वो कम्युनिकेबल हो, नॉन कम्युनिकेबल हो, एनी टाइप ऑफ डिजीज, ओल्ड पीपल कैच इट अ लॉट. Okay, any doubt in any questions? Okay, wait, I missed question number 27. No, ma'am. Question number 27 का right answer is A, not B. क्या पूछ रहे हैं? बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, जो यानी लिम्फोसाइट्स के दो टाइप हैं जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज एंड इम्यूनिटी बनाने में काम आते हैं, वो बोन मैरो प्रोड्यूस करता है. बट जब मैच्योर हो जाता है, टी लिम्फोसाइट हमेशा स्प्लीन में ट्रैवल करता है, वहां से पास होता है, वो वहीं पे जाता है. ओके, दैट इज द एंड जर्नी फॉर टी लिम्फोसाइट. सो द राइट आंसर इज स्प्लीन. ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन नंबर 31 मोस्टली शायद नहीं आता होगा. इसका राइट आंसर बता देती हूँ. प्रीमेच्योर डेथ अगर किसी भी सेल में होता है, वेदर एनिमल और प्लांट्स, दैट इज नोन एज नेक्रोसिस. ये पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो जो भी आज बताया जा रहा है. दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. देन क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 29 इज करेक्ट. ऑफ कोर्स अगर ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है तो इसका ऑब्वियस ऑप्शन इज ए, ह्यूमंस. क्वेश्चन नंबर 13 देख लो. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इरेडिकेटेड? व्हाट डू यू थिंक? एक और गेस करने का टाइम देती हूँ.
स्मॉल पॉक्स तो है, करेक्ट है. रिंडरपेस्ट, डज एनीवन नो मीनिंग ऑफ रिंडरपेस्ट? बेसिकली रिंडरपेस्ट को प्लेग भी बोलते हैं, जो नॉर्मली एंशियंट प्लेग भी आप बोल सकते हो. सो मोस्टली ये वायरस बॉर्न डिजीज है जो उस समय होता था. सो स्मॉल पॉक्स, रिंडरपेस्ट एंड पोलियो ऑल हैज बीन इरेडिकेटेड नाउ. सो दैट इज सम न्यू इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू. एनी डाउट? चलो नेक्स्ट सेट. Okay. Question 34D. Okay. For you, others all are new. Okay. चलो क्वेश्चन नंबर 32 पहले डिस्कस करते हैं. बाय द वे क्वेश्चन नंबर 34 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 32 इट्स आल्सो अ न्यू टर्म फॉर यू. स्टार मार्क कर लो, लिख लो सब लोग. हाइपोकॉन्ड्रिया मोस्टली जो प्रोसेस है ये हेल्थ एंजाइटी से रिलेटेड है. सो समवन हु इज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट हिज और हर हेल्थ. अगर छोटी सी भी कुछ चीज हो जाए, यू आर ऑलवेज गेटिंग पैनिक कि कुछ बड़ा हो जाएगा. और ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर भी क्या करती है, साइकोलॉजिकल एंजाइटी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है. इट हैज नथिंग टू डू विथ योर हेल्थ. आपको किसी वायरस, पैथोजन या किसी भी टाइप के फॉरेन बॉडी ने इन्वेड नहीं किया है. इट्स योर एंजाइटी जिसकी वजह से आपका सर्टेन ऑर्गन सिस्टम इज गेटिंग डैमेज्ड. तो अगर क्लिनिकली जो साइकोलॉजिकली अफेक्टेड लोग होते हैं उनकी बॉडी भी अपने आप धीरे धीरे अफेक्ट होने लगती है. दैट कंडीशन हाइपोकॉन्ड्रियल कंडीशन होती है. और जिनको हेल्थ एंजाइटी इन जनरल रहती है उन्हें. क्वेश्चन नंबर 33. इम्यून सिस्टम कंप्राइजेस. ओके, इसका आंसर अगर नहीं आ रहा, आई थिंक सेल मीडिएटेड वर्ड का मीनिंग समझते होगे. सेल मीडिएटेड मींस जो सेल की वजह से इम्यूनिटी आती है. सो ऑफ कोर्स लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट सेल है और वही मेन आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है. दूसरा ह्यूमरल. ह्यूमरल का मीनिंग लिख लो, फ्लूइड और लिक्विड बेस्ड थिंग. तो अगर कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट होने के लिए लिक्विड का इस्तेमाल कर रही है और लिक्विड से कोई भी चीज डिसॉल्व होके अपने राइट लोकेशन पे पास हो रहा है, दैट इज ह्यूमरल. तो हमारे पास है, वी हैव टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन. वन इज ब्लड सर्कुलेशन, अनदर वन इज लिम्फेटिक सर्कुलेशन. और इन दोनों में ही सेल्स भी हैं जो मूव करते हैं, विच इज लिम्फोसाइट, दैट इज कॉमनली WBC. तो ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड सिस्टम्स दोनों से ही हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बनता है. Okay, Jia has already mentioned the answer, so it is correct. Let's take next question. I think बस 2 set और हैं, then it will be finished. (36B). Okay, question number 35 also B. Okay, question number 31 is going to be new for you. फॉर नाउ मैं इसका ज्यादा डीप एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी. रीजन, आपको इसके रिलेटेड बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट समझने हैं.
जस्ट एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, बट ये जो चीज है कंप्लीटली वे आउट ऑफ टॉपिक है आपके लिए, बस छोटा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा आप जब जैसे ही हायर स्टैंडर्ड में आओगे अपने आप समझने लगोगे। पहले क्वेश्चन नंबर 35 से शुरू करते हैं। कार्सिनोमा अराइजेस फ्रॉम, बेसिकली कार्सिनोमा होता क्या है? कार्सिनोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर, पहली चीज। दूसरा, ये कहाँ पे होता है? ऑन द लाइनिंग, किसी भी ऑर्गन की आउटर लाइनिंग, तो यानी एपिथेलियल टिश्यूज को जब अफेक्ट करता है, और एपिथेलियल में आपका स्किन भी आ जाता है, आपके किसी में भी एग्जाम्पल किडनी की लाइनिंग हो गया, स्टमक लाइनिंग हो गया, कोई भी आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट लाइनिंग में अगर कैंसर होता है तो उस चीज को बोलते हैं कार्सिनोमा। सो इट इज एक्चुअली arises from epithelial cells, hence answer A is correct। 36 का आंसर B एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी HIV causes AIDS by attacking a type of WBC called। देखो WBC के बहुत सारे इंटरमीडिएट फंक्शंस हैं, दैट्स व्हाई उनके डिपेंड अपॉन द फंक्शन, लोकेशन, पोजीशन, उसके हिसाब से उनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डाला गया है। यहाँ के लिए अभी के लिए मैं आपको बस आंसर बता देती हूँ, दैट इज CD4, दैट इज द मेन आंसर। बट WBC का इन डेप्थ जो आपका स्टडी है वो हायर स्टैंडर्ड में आपको देखना है। सो फॉर नाउ आई एम कीपिंग इट एज अ मींस अनटोल्ड थियरी, जो आपको नेक्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ना होगा प्रॉपरली। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 के लिए एक हिंट देती हूँ। थोड़ी देर पहले हमने रेंडर पेस्ट देखा, आपको बताया था इट इज अ टाइप ऑफ प्लेग। सो रेंडर पेस्ट जैसा नाम किसका लग रहा है? थिंक अबाउट इट। Second one. ओके, क्वेश्चन नंबर 40 अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आंसर इज यर्सीनिया पेस्टिस। इसी नाम से रेंडर पेस्ट भी डेवलप हुआ है। सो पेस्ट, पेस्ट मींस जो अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स हैं विच क्रिएट इन्फेक्शंस, डिजीजेस, एलर्जीज, वो प्रॉपरली पेस्ट होते हैं जो अनहाइजीनिक कंडीशंस में होते हैं। सो प्लेग उन्हीं की वजह से फैलता है। सो वो आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी बोल सकते हो, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी बोल सकते हो, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। ये एंशियंट लैटिन वर्ड है जो तब से चला आ रहा है और हम अभी भी रेगुलरली यूज करते हैं। So right answer B, question number 39 also it is absolutely correct। Filarial worms और Wuchereria भी आप बोल सकते हो, they actually cause elephantiasis। Elephantiasis as the name suggest, जहां भी जिस भी एरिया को अफेक्ट करेगा वो एरिया जायंट हो जाएगा, मींस वो साइज में इंक्रीज हो जाएगा। रीजन उनके इंक्रीज्ड पॉपुलेशन की वजह से वो एज अ पैरासाइट रहने लगते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और वो टिश्यू के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, और वो चीज की वजह से पूरा ऑर्गन जो है वो एक्सपैंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर इज बी, इट इज अ ड्रग जो कि एज अ स्टिमुलेंट यूज किया जाता है। स्टिमुलेंट का मीनिंग कोई भी चीज जो कि जिससे कि आपको कोई चीज की शुरुआत करनी है। मे बी अगर बॉडी का पर्टिकुलर ऑर्गन को स्टार्ट करने के लिए, अपना काम स्टार्ट करने के लिए किसी ट्रिगरिंग की जरूरत है, तो वो ट्रिगरिंग का काम जो करेगा वो एम्फेटामाइन करेगा, दैट इज द राइट आंसर। बाकी जो इसमें सारी चीजें दी हुई हैं दे आर एंटासिड्स, लाइक लोराज़ेपैम एंटासिड है, ये भी एंटासिड है। एंड एंटासिड मींस अगर एसिडिटी हो रही है तो उसके अगेंस्ट अगर कोई मेडिसिन यूज करना हो तो। एंड दिस वन इज हार्मोनल बैलेंसिंग के लिए यूज किया जाता है, नॉट एज अ स्टिमुलेंट। उन्हें सप्रेस करना हो तब यूज किया जाता है। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 40 अगेन आपका, आपके लिए हाईलाइट कर रही हूँ। अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये इन्फॉर्मेशन, एज अ जनरल नॉलेज आपको रखना है, यू कैन कीप इट दैट वे। आई थिंक इस क्वेश्चन नंबर 26 to 40 में हर स्लाइड पे एक
क्वेश्चन आप श्योर थे, बाकी सारे आपके लिए न्यू थे, बट आई हैड दिस क्वेश्चंस, ये कलेक्शन था मेरे पास, सो आई थॉट टू शो यू, और कुछ नए पॉइंट्स भी हम डिस्कस कर लेंगे while अंडरस्टैंडिंग ऑल द क्वेश्चंस. Okay, any doubt in any question, any part? No, ma'am. Okay, चलो that's it. Next class में I think एक ही चैप्टर हमारा रह गया है. Let me just check the chapter कौन सा है. 10th का तो सब कुछ हो गया, आप लोगों का फिनिश हो गया है. नेक्स्ट क्लास में we will take I think respiratory system. Am I right? That one is left. So we will take that chapter. 10th वालों के लिए अभी से इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ. If you want, you can take a break from biology. आप चाहो नेक्स्ट वीक ले सकते हो, बिकॉज रेस्पिरेटरी सिस्टम ही होगा. देयर वोंट बी एनी सेपरेशन ऑफ क्लासेस. अगेन मैं अलग अलग लिंक नहीं रखूंगी, कॉमन ही रहेंगे. सो अगर आपको अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ना है, यू कैन ऑलवेज कम. अदरवाइज इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक, आपको कुछ अपना देखना है या पढ़ना है, यू कैन डू दैट. इसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर फिनिशिंग अप विथ रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेक्स्ट वीक के बाद एक क्लास में रखूंगी जिसमें जो सिर्फ और सिर्फ डाउट सेशन होगा. इट विल बी अ डाउट सेशन फॉर ऑल द चैप्टर्स. आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि किसी भी चैप्टर का कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, एनी स्टूडेंट, कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वॉट एवर इट इज, कोई भी टॉपिक, उसका एक कॉमन सेशन होगा. सो मेक श्योर कि आप प्रॉपर पढ़ रहे हो, क्योंकि उसके बाद इमीडिएटली आप लोगों के टेस्ट हो जाएंगे. आई थिंक सबके एनुअल टर्म खत्म हो चुके हैं. एम आई राइट? कोई है ऐसा बच्चा जिसका भी फाइनल टर्म एग्जाम्स बाकी है, एनुअल एग्जाम्स बाकी है? एनीवन? सबके हो चुके हैं? आई एम गेसिंग देन कि सबके हो चुके हैं देन. सो अगर ऐसा है तो उसके बाद से मैं फिर शेड्यूल बनाना शुरू कर देती हूँ आपके नेक्स्ट एग्जाम का. इस टर्म का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो इमीडिएटली हम नेक्स्ट टर्म भी शुरू कर देंगे. स्पेशली जो बच्चे 10th में, उनका 11th स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है. सो दैट आई विल स्टार्ट इमीडिएटली. ओके, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे. बाय एवरीवन, एंजॉय योर वीकेंड, टेक केयर.